हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। बहुत उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को वेल मेंटेन करके रख रहे होंगे और अच्छा वे प्रदान कर रहे होंगे। दोस्तों अपना जो टॉपिक चला था वो था प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात कर रहे थे। और आज अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट पॉइंट में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के जो पार्ट्स हैं वो आपको याद रखना है दोस्तों। नंबर 1 आता है अंडाशय, अंडाशय ओवेरी। नंबर 2 आती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ओविडक्ट। नंबर 3 आता है दोस्तों गर्भाशय, यूटेरस। नंबर 4 आता है वैजाइना, योनि। और नंबर 5 आता है साथियों बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। जिस प्रकार से नर जनन तंत्र के अंदर आपने जो पॉइंट्स याद किए थे, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपस ग्रंथि। तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपस जो ग्रंथि थी वो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट थी। और आज बार्थोलिन ग्रंथि की बात करेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये 5 जो मादा जनन तंत्र के पार्ट हैं, मादा जनन तंत्र के जो अंग हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर रखने हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 योनि और नंबर 5 बार्थोलिन ग्रंथि। तो देखो एक छोटे सा डायग्राम की जरिए भी अपन इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन पहले अपन अंडाशय ओवेरी की सारी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो या तो अंडाशय से निकल करके आते हैं या फिर अंडवाहिनी से निकल करके आते हैं। तो साथियों लेकर के चलते हैं सबसे पहले पॉइंट को, और वो पॉइंट है अपना अंडाशय। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो सर इसे ओवेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओवेरी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मादा जनन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, नर जनन तंत्र अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। ओवेरी की बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो ओवेरी की संख्या कितने जोड़ी होती है? सर 1 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है? 1 जोड़ी होती है। और वृषण भी कितने जोड़ी थे? 1 जोड़ी थे। वृषण का जो आकार था वो अंडाकार था, जबकि अंडाशय का आकार होता है प्यारे दोस्तों बादाम के आकार। अंडाशय किस आकार के होते हैं? बादाम के आकार के होते हैं। स्थित कहाँ होते हैं? तो ध्यान से सुनना, विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए, उदर गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं। टेस्टिस की बात करें तो वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित है, जबकि अंडाशय उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। और याद रखना दोस्तों, अंडाशय में किनका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है दोस्तों? अंडाणुओं का निर्माण होता है। जबकि वृषण में किसका निर्माण हो रहा था? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब याद रखना, ये जो अंडाणु बनते हैं दोस्तों, ये बॉडी टेम्परेचर पर बन जाते हैं आराम से। शुक्राणु निर्माण के लिए जो आवश्यक संभव ताप अपने पढ़ा था कल, वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा था। लेकिन अंडाणु का जो फॉर्मेशन है, अंडाणु का जो निर्माण वो बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से हो जाता है। इसलिए मादा के अंदर जो अंडाशय है वो उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। तो आपको ऐसा कोई विशेष पॉइंट इधर से याद नहीं रखना है। फिर अंडाशय की मूलभूत इकाई की यदि बात की जाए, अंडाशय की मूलभूत इकाई की बात की जाए तो इसकी मूलभूत इकाई होती है दोस्तों ग्राफियन पुटिका। क्या होती है? ग्राफियन पुटिका। वृषण की मूलभूत इकाई अपने पढ़ी थी शुक्र जन नलिका। क्या पढ़ी थी? शुक्र जन नलिका। उसी प्रकार आपको अंडाशय की मूलभूत इकाई याद रखनी है, ग्राफियन पुटिका। और दोस्तों यहाँ का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? स्तनधारियों के अंडाशय का, स्तनधारियों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है?
तो आपको दोस्तों याद रखना है स्तनधारियों के अंडाशय का मुख्य लक्षण होता है ग्राफियन पुटिका का पाया जाना। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन आता है स्तनधारियों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है। तो आपके सामने उत्तर में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ग्राफियन पुटिका का पाया जाना, क्योंकि अंडाशय की जो मूलभूत इकाई है वो कौन है, ग्राफियन पुटिका ही होती है। अब देखो फिर बात करते हैं, जब परिवर्धन स्टार्ट होगा तो परिवर्धन के दौरान क्या होगा, ये जो ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, कौन, ग्राफियन पुटिकाएं, परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, जिस प्रकार मतलब कि अंडाशय का जैसे जैसे विकास होगा या फिर प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट हो जाती है, यौनारंभ की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो मादा के अंदर भी गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जनन अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो देखो परिवर्तन जब डेवलपमेंट की क्रिया होती है तो ग्राफियन पुटिका क्या होगी, ये परिवर्धित हो जाएगी, मतलब इसके अंदर भी डेवलपमेंट होगा और परिवर्तित होकर के ये सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, किसमें बदल जाती है, सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। कौन बदल जाती है, ग्राफियन पुटिका बदल जाती है। कब बदलेगी, परिवर्धन जब इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो परिवर्धन के दौरान ग्राफियन पुटिका परिवर्तित होकर और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो जाती है और इसे अंडाशय से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि अंडाशय से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। और इस क्रिया को दोस्तों कहा जाता है अंडोत्सर्ग। किस नाम से जानते हैं, अंडोत्सर्ग के नाम से इसको जानते हैं। तो ये विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए, जब डेवलपमेंट की क्रिया होती है, परिवर्धन की क्रिया होगी, तो जो मूलभूत इकाई थी अंडाशय की वो परिवर्धन के दौरान परिवर्तित होकर के खुद में भी डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होकर के वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी और ये अंडाशय से क्या हो जाएगी दोस्तों, मुक्त हो जाएगी। इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं, अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, अंडाशय के दो भाग है, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग होता है। अंडाशय के आंतरिक भाग को कहा जाता है दोस्तों थीका इंटरना, थीका इंटरना, और बाहर वाला भाग कहलाता है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, थीका इंटरना कहा जाता है और बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है, थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। तो ग्राफियन पुटिका का जो आंतरिक आवरण है, ग्राफियन पुटिका के आंतरिक आवरण को या अंडाशय के आंतरिक आवरण को किस नाम से जानते हैं, थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। और इस थीका इंटरना के द्वारा विशिष्ट प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, विशिष्ट प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो ये क्या कार्य संपन्न करता है, मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करना। कल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम कर रहा था, नर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों पर कंट्रोल कर रहा था। आज एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट हुआ है, अंडाशय या फिर ग्राफियन पुटिका का जो आंतरिक भाग होता है उस आंतरिक भाग को थीका इंटरना कहा जाता है। और थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन। क्या काम कर रहा है, मादा के गौण लैंगिक लक्षणों पर कंट्रोल करता है। मादा के गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, आप सभी जानते हैं मेरे हिसाब से, जैसे दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, आवाज का सुरीला या पतला होना, शरीर पर बालों का कम उपस्थित होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, गर्भाशय, इसके अलावा योनि, सर्विक्स या फिर समस्त रूप से जनन अंगों का विकास हो जाना, श्रोणी भाग का चौड़ा हो जाना। देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला भाग अंश मेखला कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो श्रोणी मेखला कहलाता है। तो जेंट्स की अपेक्षा
लेडी का जो नीचे वाला भाग होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है, उसको श्रोणी मेखला कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कौन से लक्षण है? मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, जिनके ऊपर कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। इसलिए दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। और कल अपन बात करके गए थे नर विकास हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन की, और आज अपन बात कर रहे हैं नारी विकास हार्मोन की। तो दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए काफी अच्छे हैं। परिवर्तन के दौरान जब ग्राफीन पुटिका परिवर्तित होकर के सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे अंडाशय से मुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और इसी ग्राफीन पुटिका का जो आंतरिक भाग है उसको थीका इंटरना कहा जाता है। और थीका इंटरना के द्वारा विशिष्ट प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करता है। मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर यह कंट्रोल करता है, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो देखो अगला पॉइंट क्या विशेष आता है आप लोगों के लिए। देखो अंडाशय की जो शेष कोशिकाएं होती हैं, अंडाशय की शेष जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो कार्पस, ध्यान से पॉइंट को देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो शेष बची हुई कोशिकाएं होती हैं अंडाशय की, उनको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम के अंदर विशिष्ट प्रकार की ल्यूटीन कोशिकाएं होती हैं। विशिष्ट प्रकार की क्या होती हैं? ल्यूटीन कोशिकाएं। और इन ल्यूटीन कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार की ल्यूटीन कणिकाएं भरी होती हैं। क्या भरी होती है? ल्यूटीन कणिकाएं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए विशेष है। अंडाशय की शेष बची हुई जो कोशिकाएं होती हैं वो कार्पस ल्यूटियम कहलाती हैं। और कार्पस ल्यूटियम के अंदर ल्यूटीन कणिकाएं भरी होती हैं, पीले रंग की होती हैं। कैसे रंग की होती हैं? पीले रंग की ल्यूटीन कणिकाएं भरी होती हैं। और इन ल्यूटीन कणिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखना, अभी अपने बात की है एस्ट्रोजन हार्मोन की, वो ग्राफीन पुटिका के आंतरिक भाग थीका इंटरना से सीक्रेट हो रहा था। और ये ल्यूटीन कणिकाओं से सीक्रेट होता है जो पीले रंग की होती हैं, कार्पस ल्यूटियम की कणिकाएं होती हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य संपन्न करता है? ये गर्भावधि को बनाए रखता है। गर्भावधि को बनाए रखने का काम कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन करता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को गर्भावधि हार्मोन भी कहा जाता है। ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। गर्भावधि हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये गर्भावधि को बनाए रखने का कार्य संपन्न करता है। तो विशेष पॉइंट आप लोगों के लिए भी, अंडाशय की शेष बची हुई जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और कार्पस ल्यूटियम के अंदर पीले रंग की, कैसा रंग की? पीले रंग की ल्यूटीन कणिकाएं भरी होती हैं। और ये पीले रंग की ल्यूटीन कणिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? गर्भावधि को बनाए रखता है, इसलिए इसको गर्भावधि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखो और एक विशेष पॉइंट आपका इसके साथ क्या आता है, तो उसका भी आपको अच्छी तरीके से जिक्र करना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्या है दोस्तों, ध्यान से सुना। निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाएगी, निषेचन क्रिया जब संपन्न हो जाएगी तब तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और अपन चर्चा कर चुके हैं निषेचन क्रिया का मतलब क्या है दोस्तों? अंडाणु का शुक्राणु के साथ संयुग्मन। शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन क्रिया कहलाती है। और निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है? सर युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ध्यान से सुनना, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तब तो ये प्रोसेस संपन्न होगी, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन जब निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी
निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तब क्या होगा, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम नामक जो संरचना है, ये कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें निष्क्रिय संरचना में मतलब इनएक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, उसका किसी प्रकार का बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है। और उस निष्क्रिय संरचना का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस अब निष्क्रिय हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान योनि मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा विशेष पॉइंट है। निषेचन क्रिया संपन्न होगी तब तो जाइगोट बन जाएगा, और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो जो अंडाशय की शेष कोशिकाएं थी कार्पस ल्यूटियम, वो निष्क्रिय संरचना कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी और इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब देखो अपन बात करते हैं, ये था आपके अंडाशय के विशेष पॉइंट। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंडवाहिनी की ओर। अब देखो अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के जरिए अपन सारी चीजें यहाँ से क्लियर करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, पहला जो पॉइंट था आपका वो अंडाशय कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट आता है आपका अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और इसे निषेचन नलिका भी कहा जाता है। तो सारे नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है। अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और या फिर निषेचन नलिका। ध्यान से देखना दोस्तों, एक छोटा सा नॉर्मल सा डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो ही जाते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। देखो माता जनन तंत्र का डायग्राम है, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं और नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी कोई नहीं पूछेगा कि माता जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कोई चित्र, कोई डायग्राम आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैंने नीचे दिखा रखे ये वाले हैं ओवेरी, अंडाशय, और अंडाशय के ऊपर ये जो नलिका अनुमान श्रृंखला आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है अंडवाहिनी, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। ये वाला पार्ट जो थैला सा आपको दिख रहा है, थैले समान भाग जो आपको दिख रहा है उसे कहा जाता है गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों इसे कहा जाता है वेजाइना, योनि। और गर्भाशय और योनि के बीच का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है सर्विक्स या ग्रीवा, सर्विक्स या ग्रीवा। तो ये पॉइंट, ये डायग्राम में आपको क्यों आपके सामने क्यों पेश किया है, क्योंकि इस डायग्राम के जरिए आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो देखो आपको पता चल चुका है कि अंडाशय के अंदर अंडाणु बन गए। क्या बन गए दोस्तों? अंडाणु बन गए। अंडाशय में क्या बन गए? अंडाणु। और कल मैं आपसे जिक्र करके गया था अंडाणु मादा युग्मक होते हैं और ये अगतिशील होते हैं। तो ध्यान से देखना, सेक्स प्रोसेस की क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान मादा की वेजाइना पार्ट से होते हुए शुक्राणु पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? शुक्राणु पहुंचते हैं। याद रखना, निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपूर्ण होती है पर बात करते हैं। तो अंडाशय में किनका निर्माण हुआ? अंडाणुओं का निर्माण हुआ सर। और ये अंडाणु क्या है? अगतिशील है, मूवमेंट नहीं करते। तो ये अंडवाहिनी को अपनी ओर ग्रहण करती है। अब ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये इस अंडवाहिनी में आ जाएंगे। और याद रखना दोस्तों, सेक्स प्रोसेस की क्रिया के दौरान ये स्पर्म चल करके कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं।
कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। तो याद रखना शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन कौन सी नलिका में होता है? तो सर इनका संयुग्मन अंडवाहिनी में होता है। तो आपको विशेष पॉइंट याद रखना है, शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन कौन सी नलिका में होता है दोस्तों? तो ये आपकी फैलोपियन नलिका में होता है, निषेचन नलिका में होता है। इसलिए अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को किस नलिका के नाम से जाना जाता है? निषेचन नलिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन की क्रिया को अपन फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, निषेचन नाम देते हैं। तो निषेचन की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आता है। तो निषेचन की क्रिया मादा की किस ऑर्गन में संपन्न होती है? तो सर वो अंडवाहिनी में होती है। आपको नाम डिंबवाहिनी मिल सकता है, फैलोपियन ट्यूब मिल सकता है। इसलिए इन नलिकाओं को अपन निषेचन नलिकाओं के नाम से भी जानते हैं। यदि बात करें तो मादा के अंदर इस डिंबवाहिनी की जो लंबाई होती है, मादा में इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन हो गया, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो निषेचन क्रिया से बनता है जाइगोट। क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट या युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु के संयुग्मन से युग्मनज बना, जाइगोट बना। और इस जाइगोट को कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद यहाँ से क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। ध्यान से देखना, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में हो चुका है और ये अंडाणु किस में आ गए? अंडवाहिनी में आ गया। और शुक्राणु सेक्स प्रोसेस की क्रिया से, याद रखना, शुक्राणु मूवमेंट करते हैं, गतिशील होते हैं, और ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं किसमें? अंडवाहिनी में। और निषेचन की क्रिया को जैसे अंजाम मिलता है, तो इस अंडवाहिनी के अंदर सीलिया उपस्थित होते हैं दोस्तों। क्या उपस्थित होते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? इस बने हुए जाइगोट को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। किसकी ओर धकेलते हैं? गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। कितने दिन बाद धकेल रहे हैं? तो 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो आपको याद रखना है, जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट को 7 दिन के बाद कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गर्भाशय की बात करें, अपन यूटेरस की बात करें, अब क्या होगा? ये यहाँ पर ये यूट्रास लग जाएगा। तो 7 दिन के बाद जब इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये क्रिया कहलाती है दोस्तों रोपण। क्या कहलाती है? रोपण। याद रखना इसको। निषेचन क्रिया के बाद बने हुए जाइगोट को कितने दिन बाद मां के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है? 7 दिन के बाद। और 7 दिन के बाद यह गर्भाशय की दीवार के साथ रोपित हो जाता है। इस क्रिया को रोपण क्रिया के नाम से जानते हैं। देखना ध्यान से, गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय एक थैले समान भाग होता है। कैसा भाग है दोस्तों? थैले समान। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? गर्भाशय होता है। मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? गर्भाशय होता है। गर्भाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? तो याद रखना दोस्तों, गर्भाशय में पहले जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से इसका निर्माण होता है साथियों, शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शिशु का निर्माण। और इसकी जो गर्भावधि होती है, ये अपन कल पढ़ ही चुके हैं। गर्भावधि काल की बात की जाए तो 270 से 280 दिन, या कितने महीने? सर 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। तो ये विशेष कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर ध्यान से देखना, दोनों ओर के जो गर्भाशय हैं, ध्यान से देखना, ये जो दोनों ओर के गर्भाशय हैं वो मलाशय के पृष्ठभाग पर, किसके पृष्ठभाग पर? मलाशय के पृष्ठभाग पर मिलकर के एक नलिकानुमा संरचना बनाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को, दोनों ओर के गर्भाशय मलाशय के
पृष्ठभाग पर, पीछे, पृष्ठ का मतलब क्या, पीछे, पृष्ठभाग पर एक खोखली नलिकानुमा संरचना का निर्माण करते हैं और उस नलिकानुमा संरचना को क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है, योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है या योनि कहा जाता है। और योनि और गर्भाशय के बीच का जो पार्ट है, योनि और गर्भाशय के बीच का जो भाग होता है उसको सर्विक्स या ग्रीवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा के नाम से जानते हैं। कल अपन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात कर रहे थे, आज उन पॉइंटों को मैं देखो आपको वापस बताता हूँ। योनि की बात करें तो योनि मादा का मैथुनी अंग होता है, मादा का मैथुनी अंग, सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल कौन होता है दोस्तों, वेजाइना होती है। और कल अपन बात करके गए थे नर का मैथुनी अंग कौन था, शिश्न था, पेनिस था। मादा का मैथुनी अंग कौन होता है, वेजाइना होती है। इसके अलावा इस योनि के अंदर वाले भाग पर क्लाइटोरिस, मतलब इसके अंदर वाली जो झिल्ली है उसको क्लाइटोरिस कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। और क्लाइटोरिस को कल किसके समजात माना था, शिश्नमुंड के समजात माना था। शिश्नमुंड क्या था, नर के शिश्न का आधारीय फुला हुआ भाग शिश्नमुंड कहलाता है। तो शिश्नमुंड को तो किसके समजात माना गया है, क्लाइटोरिस के समजात, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही क्या उपस्थित होते हैं, स्पर्शग्राही संवेदांग उपस्थित होते हैं। मतलब स्पर्श करने वाले स्पर्श के प्रति उत्तेजना पैदा करते हैं। जैसे इनके ऊपर स्पर्श होता है तो ये उत्तेजना पैदा करते हैं और उत्तेजना पैदा होने से मैथुन इच्छा की जागृति होती है। तो क्लाइटोरिस और शिश्नमुंड के ऊपर स्पर्शग्राही संवेदनांग उपस्थित होते हैं जो मैथुन इच्छा को जागृत करने का कार्य संपन्न करते हैं। फिर बात करें कि मादा की योनि को किसके समजात माना गया है, तो योनि को नर के शिश्न के समजात माना गया है। ये बात मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से इनको याद रखना है। क्लाइटोरिस को शिश्नमुंड के समजात माना गया है, योनि को शिश्न के समजात माना गया है। फिर लास्ट जो आपकी ग्लैंड आती है वो है बार्थोलिन ग्रंथि। और याद रखना साथियों, बार्थोलिन ग्रंथि के द्वारा क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। कैसा पदार्थ स्रावित होता है, क्षारीय चिपचिपा पदार्थ। और ये क्षारीय चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करता है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, उदासीन करने का कार्य संपन्न करता है। और कल मैं आपसे बात करके गया था कि नर जनन ग्रंथि हो चाहे मादा जनन ग्रंथि हो, इनमें से हर एक ग्रंथि के द्वारा क्षारीय पदार्थ सीक्रेट होता है, किसी भी ग्रंथि के द्वारा अम्लीय पदार्थ सीक्रेट नहीं होता है। तो क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करके जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है दोस्तों, उदासीन करने का कार्य संपन्न करता है। तो दोस्तों ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे डाटा। यदि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और यदि आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब देखो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन पढ़ाई पर। अब देखो एक पॉइंट विशेष आता है, माता जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल और मादा जनन चक्र। इस मादा जनन चक्र की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों। और वो 2 प्रकार का कौन कौन सा, एक आता है मध्य चक्र और दूसरा आता है रज चक्र। मध्य चक्र और रज चक्र ध्यान से देखना दोस्तों। मध्य चक्र की बात करें तो ये नॉन प्राइमेट मादाओं में होता है, नॉन प्राइमेट मादाओं में चलता है, जबकि रज चक्र की क्रिया प्राइमेट मादाओं में संपन्न होती है। विशेष पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखो इनके अंदर क्या होगा, इनकी फिक्स प्रजनन ऋतु आती है और प्रजनन ऋतु के दौरान मतलब हीट पीरियड के दौरान ही इनके अंदर ये चक्र स्टार्ट होता है। जब प्रजनन का काल आता है, प्रजनन ऋतु आती है, हीट पीरियड के दौरान ये मध्य चक्र की क्रिया संपन्न होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक वर्ष में एक मध्य चक्र होता है, एक मध्य चक्र होता है।
मतलब एक साल में एक बार ही वो उनकी प्रजनन ऋतु आती है। और इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों कुत्ता। कुत्ता मतलब कुत्ता, अपन कुतिया की बात कर रहे हैं ना, और इनको अपन एक मध्यकाली कहते हैं, एक मध्यकाली जीव। और कुछ ऐसे हैं जिनमें एक वर्ष में मध्य चक्र की क्रिया 2 से 3 बार भी संपन्न हो सकती है, 2 से 3 बार भी संपन्न हो सकती है। ये बहुमध्यकाली जीव कहलाते हैं, बहुमध्यकाली। और इनके एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों, जैसे हो गई गिलहरी। गिलहरी तो ये कुछ विशेष पॉइंट है। मध्य चक्र और रज चक्र, ज्यादातर क्वेश्चन रज चक्र से आता है, मध्य चक्र से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मध्य चक्र की जो क्रिया है वो संपन्न होती है नॉन प्राइमेट मादाओं में, और रज चक्र की क्रिया जो संपन्न होती है वो प्राइमेट मादाओं में संपन्न होती है। यदि मध्य चक्र की बात करें तो ये जंतुओं की हीट पीरियड के दौरान, मतलब कि जब प्रजनन की ऋतु आती है, हीट पीरियड जब इनका आता है, तो नर क्या करता है, नर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर मादा नर को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य संपन्न करती है। मैथुन इच्छा की जागृति होती है और वो मैथुन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। एक वर्ष में यदि किसी जीव में एक बार ही मध्य चक्र की क्रिया संपन्न होती है तो ऐसे जीव एक मध्यकालीन कहलाते हैं। और एक वर्ष में 2 से 3 बार यदि मध्य चक्र की क्रिया संपन्न होती है तो उनको बहुमध्यकालीन के नाम से जाना जाता है। यदि रज चक्र की बात करें तो रज चक्र की क्रिया प्राइमेट मादाओं में संपन्न होती है। जैसे अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर, मादा के अंदर रज चक्र की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों ध्यान से सुना, क्या प्रोसेस होती है। देखो मैंने अभी आपको बताया, जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तब तो बनेगा जाइगोट। और ये जो क्रिया है वो संपन्न नहीं होगी। जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जाइगोट बन जाएगा, तब रज चक्र की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब ध्यान से सुनेंगे, पहले इसके नाम क्या क्या है। रज चक्र को मासिक चक्र कहा जाता है, मासिक चक्र कहते हैं इसको। आतर्व चक्र कहा जाता है इसको, रज चक्र कहते हैं इसको। रजो धर्म कहा जाता है। इसके अलावा रजो दर्शन की बात तो बाद में करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है इसको। इसके अलावा माहवारी कहा जाता है इसको। देखो साथियों, मासिक चक्र, आतर्व चक्र, रज चक्र, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, माहवारी, मासिक धर्म, ये सभी के सभी इसी के नाम हैं। अब देखो ये मासिक नाम क्यों आ रहा है इसके अंदर, इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से सुना। जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तब तो जाइगोट बन जाएगा, और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो मैंने अभी आपको बताया था कि अंडाशय की जो शेष कोशिकाएं होती हैं, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा था। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय संरचना कार्पस एल्वेटिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, गर्भाशय की जो आंतरिक भित्तियां होती हैं, यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो गर्भाशय की आंतरिक जो भित्तियां होती हैं वो रक्त के साथ टूट करके योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्तियां रक्त के साथ टूटकर और योनि मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ करती है, जिसे मासिक चक्र, आतर्व चक्र, रज चक्र, रजोदर्शन, माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो अवधि होती है, मतलब ये जो क्रिया है दोस्तों, वो 28 दिन के बाद फिर से दोहराई जाती है। कितने दिन के बाद? 28 दिन के बाद, मतलब लगभग महीने भर का टाइम हो गया, इसलिए इसको मासिक चक्र, मासिक धर्म या फिर माहवारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों पुराने वाले लोग इसको एक अभिशाप मानते थे, लेकिन याद रखना ये कोई अभिशाप नहीं है। मादा के जन्म तंत्र का एक विशेष वर्क है, विशेष फंक्शन है। मतलब बॉडी का जो प्योर ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, किसी प्रकार का प्योर ब्लड यहाँ से बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। तो गर्भाशय की जो आंतरिक मोटी भित्तियां हैं वो रक्त के साथ टूट करके बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट करती हैं। अवधि 28 दिन की होती है। अब देखो दोस्तों, इसका कुछ ब्लीडिंग टाइम भी आता है, लगभग 4 से 5 दिन,
लगभग 4 से 5 दिन तक रक्त स्राव की क्रिया रहती है। देखो दो विशेष पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आता है रजोदर्शन, रजोदर्शन जिसे मीनार्की कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आ चुके हैं दोनों पॉइंट। एक रजोदर्शन मीनार्की है और दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। तो दोनों को समझते हैं क्या है रजोदर्शन। रजोदर्शन की बात करें तो लगभग 12 से 13 वर्ष की किशोरी में, 12 से 13 वर्ष की किशोरी में रज चक्र की क्रिया जब प्रथम बार संपन्न होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया जब प्रथम बार संपन्न होती है तो उसे रजोदर्शन या मीनार्की कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों रजोदर्शन, मतलब वो रज चक्र का प्रथम बार दर्शन करती है। तो 12 से 13 वर्ष, ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। 12 से 13 वर्ष की उम्र की किशोरी में रज चक्र की क्रिया जब प्रथम बार संपन्न होती है तो उसे रजोदर्शन या मीनार्की कहा जाता है। और रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज की बात करें तो लगभग 45 से 50 वर्ष की महिलाओं में रज चक्र की क्रिया पूर्णतया बंद हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? पूर्णतया बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। रज चक्र से क्या मिल चुकी है? निवृत्ति मिल चुकी है, छुटकारा मिल चुका है। तो 12 से 13 वर्ष की किशोरी में जब प्रथम बार रज चक्र की क्रिया संपन्न होती है इसे रजोदर्शन कहा जाता है। और लगभग 45 से 50 वर्ष की महिलाओं के अंदर रज चक्र की क्रिया पूर्णतः बंद हो जाती है, जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था आपका मादा जनन तंत्र। अब देखो विशेष जो पॉइंट आपके बचे एसएसपी वो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कल के वीडियो में अपलोड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिए और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अवगत करवाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।